हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने सीखा। बट अब हम आज के जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग सीखेंगे कि सर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ n डिग्री पोलिनोमियल। ये क्या था हमारा कि सर अगर कोई n डिग्री पोलिनोमियल्स दिया है और उसके जो रूट्स हैं उस रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन होता है, उन सब सारे चीजों का डिस्कशन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस क्लास में किया था। तो अगर हम बात करें कि सर हमारा जो n डिग्री पोलिनोमियल है, n डिग्री पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, अगर उसकी चर्चा करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था तो हम लोगों ने देखा था कि जो अगर n डिग्री पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस a3 x के पावर n माइनस 3 अप टू an, ये इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है। और इसके जो रूट्स की बात करें तो सर अगर सबसे पहले देख लेते हैं कि सर इस जो n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है इसके रूट्स कितने होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उसके डिग्री के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर होंगे, डिग्री के बराबर होंगे। तो मान लो कि सर हमारा जो ये आप कह रहे हो कि ये n डिग्री पोलिनोमियल है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगा इस पोलिनोमियल इक्वेशन का वो डिग्री क्या है, n है। जो डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, डिग्री है n डिग्री पोलिनोमियल है। तो n डिग्री पोलिनोमियल है तो कहने के मतलब इस जो क्वाड्रेटिक ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, इस पोलिनोमियल इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सॉल्यूशंस कहने के मतलब रूट्स, टोटल रूट्स की बात करें तो टोटल रूट्स कितने होंगे, टोटल रूट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n टोटल रूट्स होगा। और उसको हम लोगों ने मान लिया कि सर अगर रूट्स इस पोलिनोमियल इक्वेशंस का रूट अगर बात करें तो वो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा n, ये इसके n रूट्स हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर ये जो n रूट्स दिया हुआ है इस पोलिनोमियल n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस के जो n रूट्स हैं और इसके जो कोफिशिएंट्स है a0 a1 a2 a3 अप टू an, ये जो रूट्स कोफिशिएंट्स जो हैं इस कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, किसके साथ, ये रूट्स के साथ। तो हम लोगों ने देखा था कि सर हमारा जो n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट्स का बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है और उस रिलेशन की क्या वैल्यू हो सकता है, उन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं बहुत ही डिटेल से प्रीवियस क्लास में देखा था। तो अगर आप वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देखो ताकि आपको अब तक समझ में आ जाए कि सर ये इक्वेशंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग अब तक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप जब तक आपको इक्वेशंस की आइडिया नहीं होगा आप आज की क्लास जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको इक्वेशंस की आइडिया नहीं होगा तो आप फंक्शंस के बारे में नहीं समझ पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको पहले इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस के नेचर्स क्या होते हैं, उसके रूट्स क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, उसके रूट्स के नेचर्स क्या है, इन सब सारी चीजों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपको पॉलिनोमियल फंक्शन समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहा था। सर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। हमारा एक नया टर्म आ गया फंक्शन।
हम लोगों ने अब तक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहा था, बट एक नया टर्म आ रहा है, ये फंक्शंस क्या होता है। अभी हम रफली समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारा आज के जो टॉपिक है उसको हम रफली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, फंक्शन और इक्वेशंस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच का क्या डिफरेंशिएट होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इन सब सारी चीजों को हम पहले रफली समझते हैं, उसके बाद नोट्स लिखेंगे। तो अगर हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था वो था हमारा एक नया टर्म था इक्वेशन, इक्वेशन जो हमारा था। तो हम ये देखते हैं कि सर हम अगर इस फंक्शंस को समझने से पहले इस इक्वेशंस को डिफाइन करें, तो अब तक हम लोगों ने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अब हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर इसी को दूसरी बात में कहें तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहा था, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है अब तक, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, उसको समझने जा रहे हैं। तो अगर हम फंक्शंस को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि सर ये इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस का क्या मतलब हो गया। तो अगर हम सिंपल सी भाषा में इक्वेशंस का समझाने की कोशिश करें तो लिखेंगे ये जो इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशंस क्या होता है, सिंपली स्टेट करता है किसी दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करने के काम करता है। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशंस का मतलब हो गया कि किसी भी दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करने के, बराबर करने के काम करता है। तो मान लो अगर हम कह दिए कि 5/2 इज इक्वल टू है 2.5, ये भी एक टाइप का इक्वेशन है, ये भी एक टाइप का इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। कह दिए 5/2 इज इक्वल टू 2.5, ये भी एक इक्वेशन है। इतना तक समझ में आ रहा है। अगर हम कह दिए कि सर y इज इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है। अगर हम कह दिए कि सर xy इज इक्वल टू 5, ये भी एक इक्वेशन है। और अगर हम कह दें कि सर xyz इज इक्वल टू 10, ये भी एक इक्वेशन है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ये इक्वेशंस क्या करता है, एन इक्वेशन स्टेट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। कहने के मतलब कि जो ये इक्वेशंस के मतलब हो गया, इक्वेशन सिंपली कह रहा है कि कोई भी दो एक्सप्रेशन आपस में जब इक्वल होता है उसको शो करता है। आपस में जब इक्वल को शो करना है हमें, कि कहना है कि सर 5/2 इज इक्वल टू 2.5, ये भी एक इक्वेशन है। इतना तक समझ में आ गया। और बट अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस की बात करें तो इक्वेशन में हम लोगों ने देखा, इक्वेशन में क्या है कि हमें इक्वेशन में क्या हो सकता है कि जो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल देखे तो नंबर ऑफ वेरिएबल 0 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 भी हो सकता है। मतलब कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं इक्वेशन में, मतलब 0 भी हो सकता है इक्वेशन में। एक वेरिएबल्स जो संख्या होगा, वेरिएबल्स की संख्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे इक्वेशंस में 0 भी हो सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या है, 0 वेरिएबल है। वेरिएबल्स की बात करें तो एक भी वेरिएबल्स नहीं है, यानी कि 0 वेरिएबल्स, नो वेरिएबल जिसको बोलो। यहाँ पे क्या है, 0 वेरिएबल है। बट यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। यहां बात करें तो 2 वेरिएबल्स है, और यहां बात करें तो 3 वेरिएबल्स है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस क्या करता है, सिंपली और सिंपली दो एक्सप्रेशंस को बराबर करने की काम करता है, इक्वल करने के काम करता है। और जिसमें जो हमारा वेरिएबल्स हो सकते हैं वो 0 वेरिएबल भी हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, और 3 वेरिएबल भी हो सकता है। इतना हम लोगों ने इक्वेशंस के बारे में सीखा। तो यही हम देख रहे थे कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अगर इसको 0 के बराबर कर देते थे तो ये हमारा क्या हो जाता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता था। ये जो क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्या देखा हम लोगों ने कि सर ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को इक्वल किए तो ये जो हमारा जो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन बना उसको हम कह दिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना तक समझ में आ रहा है। अब हमें देखना है कि सर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में ये फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शंस का कंडीशन है कि फंक्शन में कम से कम 2 वेरिएबल होना ही चाहिए। फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक, फंक्शन इज ए इक्वेशन, फंक्शन भी है, एक इक्वेशन ही है। इट इज ऑल्सो इक्वेशन, इसको हम कहेंगे फंक्शन को, इट इज
इट इज ऑल्सो ए इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ये जो फंक्शन है ये भी एक इक्वेशन है, बट क्या है इसमें कंडीशन, कंडीशन क्या है कि इसमें जो होना चाहिए, जो कंडीशंस की बात करें, कंडीशन जो क्या होना चाहिए, कंडीशंस की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, इट हैज, इट मस्ट हैज, ऐसे लिखो, इट मस्ट हैज, इट मस्ट हैज, इट मस्ट हैज एट लीस्ट टू वेरिएबल्स, एटलीस्ट टू वेरिएबल्स। जो हम फंक्शंस देख रहे हैं, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस एक इक्वेशन ही है जिसमें कम से कम दो वेरिएबल्स होना चाहिए। तो दो वेरिएबल्स कम से कम एटलीस्ट टू वेरिएबल्स का क्या मतलब हो गया कि एटलीस्ट टू वेरिएबल्स कहने का मतलब एटलीस्ट वन आउट इनपुट, एटलीस्ट वन इनपुट एंड एटलीस्ट वन आउटपुट। इतना हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में देखा कि सर एक फंक्शंस जो है, एक फंक्शन जो है एक इक्वेशन ही है, बस उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम दो तो वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर दो वेरिएबल्स कम से कम है, उस दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स कम से कम इनपुट होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट को हम कहते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये जो हमारा आउटपुट होता है इसको हम कह देते थे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये हमारा हुआ करता था। इतना तक हम लोगों ने देखा कि सर हम रफली समझने की कोशिश किए हैं कि सर फंक्शंस क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन और फंक्शन में क्या अंतर है। तो हम ऐसे एक कंक्लूजन पे निकले कि सर जितने भी फंक्शन है वो इक्वेशन हो सकता है, मतलब कि सारे फंक्शन इक्वेशन हो सकता है, बट सारे इक्वेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर कौन से इक्वेशन ऐसे है जो फंक्शन नहीं है, ये अगर फर्स्ट का बात करें तो ये एक फंक्शन नहीं है, जिसमें एक वेरिएबल होगा, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो कहने के मतलब फंक्शन एक वैसा इक्वेशन है, फंक्शन एक वैसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम दो वेरिएबल होना चाहिए। इतना हम लोगों ने आज सीखा। तो अगर हम इसी को नोट्स बना के लिखे तो नोट्स बना के हम लिखेंगे क्या, नोट्स बना के हम लिखेंगे आज का कंसेप्ट कि आप आज हम लोगों ने अभी क्या देखा। हम लोगों ने देखा फंक्शन, ऐसे लिखो, ऐसे डायरेक्ट, पहले हम लोगों ने इक्वेशन से स्टार्ट किया था, तो लिखेंगे एन इक्वेशन states that two expression, हम लोगों ने क्या देखा कि एन इक्वेशन स्टेट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल। क्या क्या मतलब होगा क्या कि सर अगर हमें कोई दो इक्वेशंस को, कोई जो दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल कराना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इक्वेशन कह सकते हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन क्या काम करता है, बेसिकली इक्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ काम करता है किसी भी दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वली, आपस में बराबर करने की काम करता है। इतना तक समझ में आया, इतना तक समझ में आया। एंड यहां लिखेंगे एंड, आगे लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम लोगों ने कहा था एंड इट में involve any number of variables। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि सर हम लोगों ने इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन क्या करता है, किसी दो एक्सप्रेशंस को बराबर करने के काम करता है, और उसमें क्या हो सकता है, वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, 0 वेरिएबल हो सकते हैं, 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे लिखा कि एन इक्वेशन स्टेट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल एंड इट मे कैन इन्वॉल्व्स एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब उसमें कोई कितने नंबर्स के भी वेरिएबल हो सकते हैं। कहने का मतलब नन वेरिएबल भी होगा, कोई वेरिएबल नहीं हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। ये हमारा इक्वेशंस का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद हम अगर फंक्शंस की बात करें तो अगर फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हम लोगों ने देखा था इट इज
also an equation, it is also an equation which must have at least one at least two which must have at least two variable, out of which at least two variable, इन at least two variable कहने का मतलब क्या हुआ था, यहां से at least two variable में हम लोगों ने देखा था इनपुट, या देखा था इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम इसी को लिखे तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने एक लिखा था कि लिखे थे ऑल फंक्शंस आर an equation, all functions are an equation, but all equation are not a function, all equations are not a function। मतलब कुछ फंक्शन जो हो, कुछ इक्वेशन फंक्शन भी हो सकते हैं, बट सारे फंक्शन एक इक्वेशन होता है। इतना हम लोगों ने सीखा। तो अब हम लोगों ने इतना सीख लिया कि सर कोई भी फंक्शंस क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है। तो अब तक हम लोगों ने फंक्शन और इक्वेशन को बहुत ही अच्छे से समझा कि सर बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट किया कि सर हमें फंक्शंस क्या हो सकता है और इक्वेशंस क्या हो सकता है। तो आज के अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये है हमारा आज का टॉपिक। तो सर अब हमें डिफिकल्ट नहीं हो रही होगी इस फंक्शंस को कहने में कि हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन कह रहे हैं, इसको अब कहने में हमें डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा। हम डिफिकल्ट फील नहीं कर पा रहे हैं कि ये सर फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पे पढ़ लिया कि सर हमें फंक्शंस और इक्वेशंस में क्या बेसिकली अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोगों ने देखा। अब हमें बात करता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता था, ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इतना तक समझ में। जहां पे होता था कि a नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। तो इतना हम लोगों ने देखा था, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म था। और अब हम बात करें कि सर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो गया, तो क्या होता था कि सर जो ये फंक्शन है ना, ये भी एक टाइप का इक्वेशन ही है, क्योंकि इक्वेशन में क्या करते थे, दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा और ये हमारा जीरो जो हो गया, ये अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये जीरो एक्सप्रेशन, ये जीरो भी एक एक्सप्रेशन है और इन दोनों को आपस में बराबर करने की काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इक्वेशन हो रहा है। बट अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या करता था कि सर एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम दो रूट्स होना ही चाहिए, सॉरी कम से कम दो क्या होना चाहिए, वेरिएबल तो होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है x एक वेरिएबल है, तो हम इसको बराबर कर रहे हैं y एक वेरिएबल मान रहे हैं और इसको बराबर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये हो गया एक फंक्शन हो गया, एक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है एक वेरिएबल, वन वेरिएबल ये हो गया, वन वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल हमें ये जो हमें x दिख रहा है ये भी वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल। तो हमें दो वेरिएबल हो गया और इन दोनों को आपस में इक्वल कर रहे हैं, तो ये एक इक्वेशन भी है। बट ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, तो इस वेरिएबल्स को हम कह दिए ये हो गया आउटपुट और ये हो गया हमारा इनपुट।
इतना तक समझ में आ रहा है कि सर हम लोगों ने देखा कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, इसी को हम कह देते हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट कहने का मतलब ये इस पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इतना तक हो गया। और हम इसी बात को हम अगर लिख सके हैं तो इसी बात को हम ऐसे भी लिखेंगे सर, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी बात को अगर हमें लिखना हो तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। इतना हम लोगों ने देखा। और अगर हम आगे देखें, आगे की बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कि सर अब तक हम लोगों ने देखा कि सर फंक्शंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, इतना तक हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस के साथ प्ले करना है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस के साथ अब हम खेलना है, हमें कि हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शंस को साथ खेलना है। अभी अगर बात करें तो हमारा जो अब तक हम लोगों ने देखा, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कह दिया कि सर ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल, x belongs to real and a b c also belongs to real। a b c भी रियल है और x भी रियल है। तो कहने का मतलब जो ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन क्या है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन है। इसको हम कहेंगे रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको कहेंगे रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये हो गया एक रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर हम बात करें कि सर ये जो रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर y जो है, y के वैल्यू हम लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जबकि हमें कह दिया x बिलोंग्स टू रियल। अगर x रियल होगा तो y का वैल्यू का रेंज जो होगा, y का रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक, कहने का मतलब y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, y का रेंज क्या हो सकता है, इन सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेंज ऑफ, ऐसे जो लिखो रेंज ऑफ फाइंड, ऐसे लिखो फाइंड, ऐसे डायरेक्ट रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको सॉल्व करने के क्या तरीका है कि सर इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको जनरल जो टर्म लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन करने का जो जनरल रेंज निकालने का जो तरीका है उसको हम अगर बात करें तो हमारा क्या है कि सर हमारा y दिया हुआ है, y किसके है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ। और हम लोगों ने कह दिया ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, और उसके बाद हम लोगों ने कह दिया कि a नॉट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये भी डिफाइन किया कि x बिलोंग्स टू रियल। तो कहने के क्या मतलब हो गया कि सर अगर x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिकली हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, y का रेंज निकालना है। तो कहने का मतलब y का वैल्यू निकालना है हमें। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है, ये क्या दिख रहा है सर, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया सर, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये हमें दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बात करें तो अगर हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया x का वैल्यू रियल है, तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। और रूट्स रियल कब होते हैं, यानी कि रूट्स आर रियल। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन किया कि x बिलोंग्स टू रियल, तो यानी कि x के जो भी रूट्स होंगे, x का जो भी वैल्यू होगा वो रियल होगा। और इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स होने के क्या कंडीशन था कि सर d ग्रेटर देन इज इक्वल टू
जीरो। ये हमें देखा था कि सर अगर डी का वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ा हो जाता है और उस केस में अगर एबीसी रियल है तो हमारा जो रूट्स होता है वो रियल आता है। तो हम लोगों ने देखा डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट इस इक्वेशन में बी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी के जगह बी ही है, बी स्क्वायर माइनस 4 और ए की जगह क्या है, ए ही है। बट सी की जगह बात करें तो सी की जगह यहाँ पे सी माइनस वाई ये दिया हुआ है और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो है। इस जो ये जो हमारा इनइक्वालिटी लगा हुआ है, इस इनइक्वालिटी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वहां से y के वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा जनरल तरीका होता है, जनरल कंसेप्ट होता है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो रेंज होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को इस जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं आज, रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेंज निकालने का जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं उसको अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड द रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऐसे लिखो, फाइंड द रेंज of a real quadratic function, ऐसे लिखा हो, फाइंड द रेंज ऑफ ए रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 ये दिया हुआ है। ये अगर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसके रेंज निकालना है, कहने के मतलब हमें क्या निकालना है, y के वैल्यू निकालना है। और एक और टर्म देख रहे हैं कि सर ये कह रहे हो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये एक रियल है, तो कहने के मतलब x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो a b c also बिलोंग्स टू रियल। तो हमें दिख रहा है कि ए बी सी तो रियल है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में, और x की वैल्यू भी हम लोगों ने देखा कि x के वैल्यू भी रियल हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर दिया जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो एक रियल है। इतना तक समझ में आ गया। तो उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के जो हमारा अप्रोच होगा वो क्या होगा, हमारा जो अप्रोच होगा कि इसको हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट किए, एक y को उस पार ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई प्लस 4 ऐसे लिखे इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि सर ये हमें दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या हो गया, जो रूट्स जो वैल्यू होंगे x क्या होगा, रूट्स अगर बात करें x की बात करें तो x बिलोंग्स टू रियल, तो ये रियल रूट्स है। तो कहने के मतलब जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो d का वैल्यू होगा d ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। और d के वैल्यू हम लिखते थे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करें, जो लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमें क्या निकल रहा है, a की वैल्यू दिख रहा है हमें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू दिख रहा है माइनस 2 और c की वैल्यू दिख रहा है माइनस वाई प्लस 4 ये दिख रहा है। तो अगर इस बात को यहां पे पुट करें तो हम क्या दिखेंगे कि बी स्क्वायर जो हमारा हो गया, अगर बात करें तो बी स्क्वायर जो हो गया वो बी स्क्वायर क्या होगा, बी का वैल्यू माइनस 2 है, तो कहने का माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 तो है ही। यहाँ पे ए की बात करें तो ए का वैल्यू है 1, यहाँ पे रख दिए 1। और सी का बात करें तो सी है माइनस इंटू वाई प्लस 4, ये है इज इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आ रहा है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या निकलेगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस यहाँ जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस 4 आया, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा 4, इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा 4 प्लस 4y
प्लस 16 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 4y प्लस 20 4y प्लस 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर इसको क्वाड्रेटिक, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने इनइक्वालिटी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशंस के इनइक्वालिटी लगा हो तो हम कैसे सॉल्व करते थे, तो हम लोगों ने देखा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी इनइक्वालिटी इक्वेशन। तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे, नंबर लाइन पे सॉल्व करते थे। तो उसका क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, इसको क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे 4y, ऐसे लिखो 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से लिख देते तो y इज इक्वल टू होता था -5, यहां से y का वैल्यू -5 आ गया, तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट हो गया -5 आ गया। अब इसके बाद हम लोगों ने लिखते थे राइट साइड में प्लस लिख देते थे, उसके बाद हम माइनस, यहाँ पे देखते थे जो हमारा जो लेफ्ट साइड का जो साइन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि y कहां से आया है, तो y इस एक्सप्रेशन से आया है। और अगर इस दोनों एक्सप्रेशन पे देखें तो हमारा जो दोनों टर्म के जो देखें उस पर जो पावर है वो है 1, और जब 1 रहता है तो ऑड पावर 1 क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में जो हमारा जो साइन होता है वो अल्टरनेटिव हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इतना तक देखा। और कह रहे हो कि सर ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए सॉल्व करना है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए क्या होता था, उन सारे इंटरवल्स का उन सारे वैल्यू को लेना है, उन सारे वैल्यू के इंटरवल को लेना है जिसका पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट को हम लेना है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, ये हमें हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू के केस में आ गया। और अगर बात करें कि सर यहाँ पे इक्वल साइन लगा है तो यानी कि बाउंड्री एलिमेंट को भी इनसाइड लेना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो फाइनल आंसर क्या हो गया, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अगर हम इसी बात को लिखे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो रेंज की बात करें तो हम आगे लिखते हैं जो हमारा रेंज, हेंस रेंज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्या हो गया कि y का वैल्यू बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो गया प्रीवियस क्वेश्चंस का। इतना हम लोगों ने आज सीखा। तो अगर हम बात करें कि सर आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो उसकी बात करें तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने देख लिया कि सर ये जो फंक्शंस होते हैं और इक्वेशन जो होते हैं उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। हम कैसे समझेंगे कि कोई इक्वेशंस क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, इन इक्वेशन और फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपस में, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर फंक्शंस के बाद हम लोगों ने देखा कि सर क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होता है, इक्वेशन और फंक्शन में हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डिफाइन करना सीख लिए, उसके बाद हमें आता है टर्म कि हम लोगों ने सीखा कि रेंज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन, कि अगर सर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है उसके रेंज क्या होंगे, उसके कंसेप्ट को सीखा। उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, और इसी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर उसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, तो अगर हम बात करें मेथड सेकेंड की बात करें तो मेथड सेकेंड से भी हम रेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें मेथड सेकेंड की बात करें, मेथड सेकेंड से बात करें तो अगर मेथड सेकेंड से हम जो हमारा रेंज निकालना है, फंक्शंस का जो रेंज निकालना है, तो हमारा फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू था, अगर फंक्शन की बात करें तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, ये फंक्शन दिया हुआ ना ऑलरेडी 0 इक्वल टू के बराबर है। तो ये हमें फंक्शन दिया है, हमें क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, और ये -4 तो ऑलरेडी है। तो यहां से क्या निकला, यहां से हमें दिख रहा है कि सर y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहां से हमें दिख रहा है कि -5, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो -5। तो ये y इज इक्वल टू क्या बना, यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दिख रहा है सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -5, ये तक दिख रहा है। तो अगर हम सर बात करें किसी भी
किसी भी एक्सप्रेशंस का जो स्क्वायर की बात करें तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, किसी भी एक्सप्रेशंस के स्क्वायर की बात करें तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है, कहने के मतलब कि सर x माइनस 1 जो हमारा ये जो हमारा स्क्वायर के साथ आ रहा है एक्सप्रेशन, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर के अंदर आता है वो क्या होता है, वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। कि कहने का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव तो नहीं आ सकता, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये 0 से बड़ा होगा। तो उसके बाद अगर हम इसको क्या करें, दोनों साइड क्या करना है, दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या करना है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड -5 ऐड करना है। तो हमें यहां पे निकलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर -5। हम क्या देखते थे कि सर किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड, अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर कोई नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके जो साइन होते हैं, इनइक्वालिटी के साइन जो होते हैं उस पर कोई भी असर नहीं होता है, कि वो साइन पे कोई भी असर नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू रहेगा, और इस साइड -8 किया तो ये हमें जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये वैल्यू y के बराबर है, y इज इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5। यही हम लोगों ने सीखा था। अगर y का यहाँ से जो रेंज निकाले तो y बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी, यही हमारा यहां से भी हम लोगों ने निकाला था। तो हम लोगों ने दो मेथड से निकाल लिया, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के रेंज को निकालने के ये हमारा दो कंसेप्ट है, हम दोनों कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि सर ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है उस क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सर उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो रूट्स निकलेंगे, कब किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के कितने रूट्स होंगे और रूट्स कब कब 0 मतलब कि कोई भी रूट्स नहीं आएगा, कितने रूट्स होंगे, इन सब सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कब, जब हमें ग्राफ सीखना सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।